चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? Yes, all of you. So very good evening to all of you. How are you all? So I guess today you finish with your all subjects. Happy, relaxed. What emotions that you are having? Relaxed, tensed. It could be the mixture of emotions. अभी डर लग रहा है? चले ज़्यादा बैच शुरू है तो क्या कैसे लगता है कि चलो कुछ तो शुरू है अभी, समथिंग टू लुक आफ्टर. लेकिन अभी बैच खत्म हो गया तो क्या, अभी खुद का पढ़ाई करना है. तो जब खुद पे बीतती है तो बहुत मजा आता है. ठीक है, चलिए. सो नेवरदलेस वी हैव स्टार्टेड द रिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 दैट वी हैव फिनिश्ड. आज का अपना टारगेट होगा चैप्टर 4, 5 और 6 को फिनिश करना. तो जो यूनिट नंबर 4 है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किस बात पे बात कर रहा है? दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सबका ध्यान बोर्ड पे होगा. अगर इस चैप्टर के मैप को अगर मैं बताऊंगा तो बेसिकली 4 पॉइंट है जिसको हमको कवर करना है. नंबर 1 इज द हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस. तीसरा, which are the contracts which need not to be performed. And fourth one होगा, that is the discharge of the contract, isn't it? So ये 4 क्वेश्चंस अगर आपने टैकल कर लिए तो आपका यूनिट नंबर 4 जो है वो क्लियर है. जिसके अंदर से पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. बताएंगे मुझको हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. बेसिकली फर्स्ट एंड प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोमिसर की होती है. प्रोमिसर हैज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर प्रोमिसर रेडी नहीं है तो क्या वो अपने किसी एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? द आंसर इज यस. क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं? द आंसर इज यस. और क्या कोई थर्ड पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है? द आंसर इज यस. तो ये 4 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. बेसिकली परफॉर्म प्रोमिसर हु इज अ पर्सन हु इज प्राइमरी लायबल. एजेंट, अगर प्रोमिसर ने एजेंट अपॉइंट किया तो एजेंट भी उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रोमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन आल्सो परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी कितनी होगी? जितना प्रॉपर्टी प्रोमिसर से उन्होंने अपने पास लिया हुआ है ना, द प्रॉपर्टी विच इज इनहेरिटेड बाय द प्रोमिसर, उतने की ही उसकी लायबिलिटी होगी. एंड लास्ट वन, थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी भी प्रोमिसर के बिहाफ पे परफॉर्म कर सकता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ए ने बी से गुड्स परचेस करे हैं तो ए हैज टू पे टू द बी. लेकिन अगर ए की जगह पे सी पे कर रहा है बी को, तो क्या बी उस चीज से मना करेगा? अरे उसको पैसे से मतलब बनता है. तो यू कैन नॉट आस्क ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. सपोज ऐसा होता है कि ए ने बी से 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदी करे और ए ने बी को 40,000 रुपए दिए और सी ने बी को बचे हुए 60,000 रुपए दिए. तो क्या आज बी ए से 60,000 रुपए क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो. द परफॉर्मेंस विच इज बीन मेड बाय थर्ड पार्टी इज आल्सो वैलिड परफॉर्मेंस. पार्टीज को बस अपना परफॉर्मेंस चाहिए. लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसपे एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है. दैट इज कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे है बोलो, पर्सनल स्किल और नेचर वाले हैं, तो बताएंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर को छोड़ करके और कोई परफॉर्म कर सकता है? द आंसर इज नो. एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बेसिकली एक पेंटर है, उसने बी से वादा करा कि मैं तुम्हारा एक पेंटिंग करवाऊंगा और उसके बाद ए मर गया, तो क्या ए के बेटे को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसको परफॉर्मेंस करने के लिए बोल सकते हैं? द आंसर इज नो. मान लो ए डॉक्टर है और ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हारा हार्ट सर्जरी करूंगा, लेकिन ए ही हार्ट अटैक से मर गया, तो बताएंगे ए का बेटा जो इंजीनियर है, क्या उसको हम लोग ऑपरेशन करने के लिए लाइबल पकड़ सकते हैं? वो तो कुलाड़ी फावड़ा बिवड़ा लेके आ जाएगा, सिविल इंजीनियर है वो, ठीक है. तो उसके इसमें उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकते. जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर और स्किल के होते हैं वहां पे आप लोग ओनली प्रोमिसर को ही लायबल पकड़ना, किसी और को लायबल मत पकड़ना. ये रहा पहला क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट, दैट इज हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. एनी डाउट सो फार? गिव मी बिग फैट थम्स अप सब लोग, कम ऑन. आगे बढ़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट वन आएगा टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस. तो 2 प्रकार के परफॉर्मेंस आते हैं. एक कौन सा आता है बोलो? एक्चुअल परफॉर्मेंस. और दूसरा कौन सा आता है? जोर से बोलो. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको दूसरा नाम क्या है बोलो? ऑफर टू परफॉर्मेंस. सही बात है. तो ये 2 है. व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस?
जहां पे मान लेते हैं पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हैं, एक्चुअली में परफॉर्म करते हैं, बोथ द पार्टीज परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, उसको कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। व्हाट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? जहां पे प्रोमिसर अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बट प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। जैसे मान ले कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए बी को गुड्स बेचेगा, तय दिन पे तय समय पे ए बी के पास गुड्स लेके पहुंच गया, लेकिन बी ने बोला नहीं 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 अभी मैं इन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो ए ने क्या करा? ए ने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करा, ही अटेम्प्ट टू परफॉर्म, ही ऑफर्ड टू परफॉर्म बट बी रिजेक्टेड। प्रोमिसर अटेम्प्टेड टू परफॉर्म, ऑफर्ड टू परफॉर्म बट प्रोमिसी रिफ्यूज टू परफॉर्म। पहले इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये ऐसा नहीं कि ऑफर दिया और एक्सेप्टेंस आया, पहले ऑफर हुआ था, एक्सेप्टेंस हुआ था, कंसिडरेशन फिक्स हुआ था, एनफोर्सेबिलिटी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। आज बारी आती है परफॉर्मेंस की, लेकिन बी बोलता है कि नहीं, जैसे कि ए ने बी से वादा करा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बी ने भी कहा था हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, तो दोनों मिलकर ना तय कर लिया कि हम लोग जाके अभी पीटी उषा बनने वाले हैं। अच्छा, यू नो हु इज पीटी उषा? हाँ चलो, तो दोनों मिलके पीटी उषा होने वाले, लेकिन यहाँ पे ए चला गया उसको मिलने के लिए, बोले चलो मेरे साथ हम लोग मैराथन करेंगे, लेकिन बी बोले नहीं मेरे घुटनों में दर्द है तो मैं आज नहीं आऊंगी। तो बताएंगे यहाँ पे क्या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हुआ? यस। नाउ इसके इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑफर टू परफॉर्म होता है तो अटेम्प्ट क्या होता, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे? क्या वापस से ए को उसको परफॉर्म करने की गरज है? द आंसर इज नो। क्या ए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकता है? द आंसर इज यस। अगर उसको कुछ नुकसान हुआ है तो क्या वो नुकसान की भरपाई भी कर सकता है? यस। बेसिकली इसके अंदर से बस एक ही बात उठानी है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है या ऑफर टू परफॉर्मेंस है, तो प्रोमिसर इज नॉट लाइबल टू परफॉर्म इट फॉर अनदर टाइम, he is relieved from his responsibility, contract has been performed from his side। हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था कौन सा परफॉर्मेंस होता है ये? यूनिलैटरल परफॉर्मेंस, isn't it? एक ने किया है एक ने नहीं किया है, तो इसको बोलते हैं क्या? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सही की गलत? अरे पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे मुझको ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। विच आर द कॉन्ट्रैक्ट विच आर नीड नॉट टू बी परफॉर्म? नंबर 1 आता है आपको कौन सा? बोलो, नोवेशन। बताएंगे मुझको नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन में, नोवेशन का मतलब होता है न्यू, एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं तुमको दूं क्या? हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा था जिसके अंदर आई गेस मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है डोंट नो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। व्हाट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैड एंटर्ड बिफोर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। जैसे मान लेते कि आज मैं एक प्रमोटर हूं, तो मैं आज कंपनी खोलना चाहता हूं एबीसी लिमिटेड, तो मैं कंपनी का प्रमोटर हूं, तो कंपनी बनने के बाद या कंपनी बनने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आज मैंने एंटर करने हैं। जैसे मान लेते हैं कंपनी को एक बड़े से जमीन की गरज है, या कंपनी को किसी एक ऑफिस स्पेस की गरज है, तो हमने किसी एक लैंड ओनर से या फिर एक लैंडलॉर्ड से कोई एक प्रॉपर्टी, कोई लैंड रेंट पे लेने का कॉन्ट्रैक्ट करा है। बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए होता है, लेकिन आज कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो प्रमोटर्स उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि जब भी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी हम आपसे ये जमीन भाड़े पे ले लेंगे या हम आपसे जमीन खरीदी कर लेंगे, व्हाटएवर इट इज। इनको बोलते प्री इनकॉर्पोरेशन, यानी कि इनकॉर्पोरेट होने के पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आज कंपनी है नहीं, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उस टाइम पे क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करना है? The company is not liable to perform this contract. Why? Because the contract has been made by the promoters on behalf of company when the company was not in existence। आज कंपनी एग्जिस्टेंस में है तो कंपनी सोचेगी कि इसको परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, बिकॉज हो सकता है प्रमोटर्स ने अपने फायदे के लिए ये काम करे हो। आज जब नए मेंबर्स कंपनी के साथ जुड़ गए हैं, दे फाइंड इट रियली नॉन बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, सो दे आर डिनाइंग फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो डिनाई भी कर सकते कि नहीं 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 ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कंपनी चाहती कि नहीं, जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी के भले के लिए, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट एज इट इज नहीं हो सकता है। व्हाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट तब एंटर हुआ था जब कंपनी थी नहीं, तो आज उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा। किसके साथ? कंपनी के साथ और उस लैंडलॉर्ड के साथ। पहले कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? प्रमोटर और लैंडलॉर्ड। आज किसके साथ हो रहा है? कंपनी और, तो इसको बोलते हैं नोवेशन। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज इन एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बोलो, कैंसल। न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी एंटर्ड। सही बात है, इसको क्या बोलते हैं? नोवेशन। सही बात है। नेक्स्ट वन,
कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिसको परफॉर्म करने की गरज नहीं? अच्छा, नोवेशन में क्या हुआ था, कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की गरज नहीं, जो ओल्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको परफॉर्म करने की गरज नहीं है, बिकॉज उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था कौन सा, बोलो रेसिशन। व्हाट इज रेसिशन? रेसिशन माने कैंसिलेशन, मतलब हम लोग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल करते हैं, उसके जगह अगर नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल करेंगे, लेकिन ये म्यूचुअली एग्रीमेंट पे होगा। अगर एक पार्टी कैंसिल कर रहा है और दूसरी पार्टी कैंसिल नहीं कर रहा है तो उस केस में तो ब्रीच माना जाएगा। रेसिशन होता है म्यूचुअली, सही बात है ये याद रखना। तीसरा होता है नोवेशन, रेसिशन एंड देन ऑल्टरेशन। व्हाट इज ऑल्टरेशन? भैया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वही कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसके टर्म्स बदल चुके हैं, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरेशन, चेंजिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बताएंगे इसमें पार्टीज बदलेंगे नहीं बदलेंगे? द आंसर इज नो। नोवेशन में पार्टीज कैन चेंज, ऑल्टरेशन में पार्टीज विल नॉट चेंज, ओनली टर्म्स विल चेंज। सही बात है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को बदला जाएगा। एग्जांपल बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसने बैंक से लोन लिया 10,000 करोड़ का, लेकिन आज कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी की वजह से उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उन कंपनी का ब्याज और प्रिंसिपल मिला के 15 करोड़ हो चुका है। और कितना हो चुका है? 10,000 करोड़ था ना, तो 15,000 करोड़ का हो चुका है। तो आज कंपनी रीपेमेंट की कैपेसिटी में नहीं है, तो कंपनी जाकर के बैंक को बोलेगी हे बैंक थोड़ा रहम करो, हमारा थोड़ा सा लोन कम कर दो, या फिर हमारा एग्जिस्टिंग जो टेन्योर है 10 साल का उसको बढ़ा करके 15 साल करो, 10 साल में नहीं 15 साल में पे कर देंगे। तो बताएंगे क्या यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग पार्टीज के बीच में ऑल्टर हुआ? द आंसर इज यस। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। तो रियलिटी में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली में होते हैं। जैसे नोवेशन का एग्जांपल दिया, कंपनी के केस में प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, रेसिशन तो कोई भी कर सकता है, एंड लास्ट वन ऑल्टरेशन जहां पे बैंक के टर्म्स चेंज होते हैं, जिसको अगर आपको जानना ही है, जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग रिस्ट्रक्चर करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। टेन्योर बढ़ाना, ईएमआई कम करना, ईएमआई बढ़ाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना, ज्यादा करना, या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का मिला के प्रिंसिपल ही बना देना और उसका एक ईएमआई फिक्स कर देना, इसको क्या बोलते हैं बोलो? ऑल्टरेशन। सही बात है। पहला आता है नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, एंड लास्ट वन क्या आएगा बोलो आपका? रेमिशन। ना व्हाट इज रेमिशन? इस पे बहुत सारे सवाल बने हैं। व्हाट इज रेमिशन? रेमिट करना मतलब छोड़ देना। जैसे मान लेते कि ए ने बी को गुड्स बेचे, ओके 5 लाख रुपयों के, अब ए को लगता है कि बी का लायक ही नहीं है 5 लाख रुपए देने का, चला उससे 3 लाख भी बन गया ना, बहुत हो गए, तो ए ने बी को कहा चल ठीक है 5 लाख के बदले ना 3 लाख दे दे, बात खत्म है। तो यहाँ पे ए ने बी से अभी कितने रुपए रिकवर करने हैं? 3 लाख रुपए रिकवर करने हैं। 2 लाख रिकवर कर सकता है क्या? बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं रेमिशन, रेमिट करना, छोड़ देना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर, अब पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था 5 लाख का वो तो नीड नॉट टू बी परफॉर्म, क्योंकि अभी नया कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना है। सिमिलरली ऑल्टरेशन सा लगता है, लेकिन रेमिशन एक अलग कैटेगरी है जिसमें हम लोग लोगों के डेट्स को कम करते हैं या फिर अपने राइट को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन एंड रेमिशन। याद रखना इस पे सवाल बनने के चांसेस है। एंड देन वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बताएंगे कौन कौन से केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। पहला पॉइंट कौन सा बनेगा? बाय द परफॉर्मेंस। भाई सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, बात खत्म है, रात गई बात गई। जैसे मान ले कि ए ने बी से कहा कि मैं तुमको गुड्स बेचूंगा, तो ए बी के पास चला गया, गुड्स बेचे, बी ने उसके पैसे भी दे दिए, तो परफॉर्मेंस हो गया, बात खत्म। तो बाय परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। सही बात है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आएगा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि जैसे कि हम लोग मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन करना, कैंसिल करना, म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, उसको बोलते हैं रेसिशन। या बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइन कर रहे हैं, ठीक है। ए ने बी से कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, बी ने कहा हाँ ठीक है मैं भी तुमसे शादी करूंगी, दोनों ने मिलकर सोचा नहीं चलो आप शादी नहीं करते, तो बात खत्म है ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो गया। बात समझे? तो वो होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। तीसरा कौन सा होगा बोलो? बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। व्हाट इज इम्पॉसिबिलिटी? अच्छा आज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, चेंज इन द लॉ। अगर आज लॉ ही चेंज हो गया, गुटके वाला एग्जांपल याद है ना तुमको, अगर आज लॉ ही चेंज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा? दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब आज मैंने तुमको बोला आई विल सेल माय हॉर्स टू यू, लेकिन ड्यू डेट के पहले ही हॉर्स मर गया, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया। मैंने बोला मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा, लेकिन ड्यू डेट के पहले कार का हाहाकार हो गया, तो यू टेल मी क्या मैं तुमको ड्यू डेट पे कार दे सकता हूं? द आंसर इज नो। तीसरा, डेथ ऑफ द प्रोमिसर, अगर प्रोमिसर ही मर गया तो परफॉर्म कौन करेगा भाई? और चौथा, पर्सनल इनकैपेसिटी, जैसे मान ले कि मान लो मैं पेंटिंग करना, मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी पेंटिंग कराऊंगा, एक पिक्चर बनवाऊंगा, लेकिन मान लो मेरे हाथ ही कट गए, मैं ठाकुर हो गया, गब्बर सिंह आ गया मेरे हाथ काट दिए,
अब मैं इतना तो टैलेंटेड नहीं हूं कि मैं पैरों से पिक्चर बनाऊं आपकी, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इनकेपेसिटी होगी पार्टीज की, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे कैसे आएगा। नंबर 1 चेंज इन द लॉ, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ ऑफ प्रोमिसर, एंड चौथा इनकेपेसिटी ऑफ द पार्टीज। वापस एक बार, नंबर 1 क्या बोलो, चेंज इन द लॉ, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, पर्सनल इनकेपेसिटी एंड डेथ ऑफ द प्रोमिसर। याद रखना इस पे सवाल बनने के चांसेस है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो बाय परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, बाय लैप्स ऑफ टाइम। व्हाट इज लैप्स ऑफ टाइम, अरे भैया जिस टाइम में परफॉर्म करना था ना उस टाइम में परफॉर्म नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे डिस्चार्ज है। जिसने परफॉर्म करा उसके लिए डिस्चार्ज है, जिसने परफॉर्म नहीं करा उसके लिए फिर भी अनडिस्चार्ज है, वो ब्रीच माना जाएगा। हाँ अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो भाई रीजनेबल टाइम में करना ना। ए ने बी से कहा मैं शादी करूंगा, अब भी कब तक वेट करेगी, जब तक है जान नहीं ना। थोड़ा तो मतलब सगाई में और शादी में कितना समय होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए, क्या हुआ, अरे छोड़, नॉर्मली तो होना चाहिए ना। अब बताओ सगाई में शादी में कितना समय होना चाहिए, मैक्सिमम कितना, नेहा जी कितना होना चाहिए, 4-5 महीने ज्यादा हो गए तो कितना होना चाहिए भाई, इसका बस चले तो ये सगाई ना करे सगाई और शादी में कितना समय होना चाहिए, लगभग 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीना 4 महीना, बहुत ज्यादा हो गए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। बीच में 1-2 महीने होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो उसको फोटोशूट करते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो बोले प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए थोड़ा 1-2 महीने का समय। मुझे प्री वेडिंग फोटोशूट में 1 महीना तो लगता ही रहेगा, आई डोंट नो क्या है। मैंने जो बस सुबह सगाई दोपहर को शादी, प्री वेडिंग का समय ही नहीं दिया मैंने लैप्स ऑफ टाइम, टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पे, टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम में। बट रीजनेबल टाइम क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स टू फैक्ट, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस, ये होता है लैप्स ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट वन क्या होता है बोलो, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ का ऑपरेशन करेंगे नहीं भैया, लॉ का ऑपरेशन मतलब कि लॉ के किसी भी प्रोविजन जहां पे ऑपरेट कर जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका बोलो, डिस्चार्ज हो चुका है। किसी भी प्रकार के प्रोविजन लॉ के अगर इमर्ज हो जाते हैं और लॉ बोलता है कि अभी नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की गरज नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मत करिएगा। तो बेसिकली ये प्रकार टाइप्स होता है बाय विच यू कैन डिस्चार्ज योर कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक नेमोनिक बनाया था हमने, बताएंगे नेमोनिक क्या था फटाफट, शांति से कोमड़ी बाजार नको, इम्पॉसिबल ऑपरेशन को टाइम पे परफॉर्म करने का राइट म्यूचुअली रिफ्यूज एंड ब्रीच। सही बात है, तो ये नेमोनिक याद रखिएगा, आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे बिकॉज इस टॉपिक के अंदर ये सबसे ए रेटेड जो अगर क्वेश्चन बोलता हूं तो ये वाला है। क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। तो ये रहा आपका क्या बोलो चैप्टर नंबर 4। हाँ इसके अंदर एक 2-3 बातें वैसे भी है जिसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली वो कौन सी है, जैसे मान लेते हैं लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, याद है आपको। तो व्हाट इज दिस लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, क्या होता है, अगर मान लेते कि ए बी और सी तीनों ने मिलके डी को अगर 9 लाख रुपए देने हैं, कितने देने हैं 9 लाख, तो बताएंगे ए कितना देगा, बी कितना देगा और सी कितना देगा। ए 3 लाख, बी 3 लाख, सी 3 लाख, लेकिन उसके बीच में अगर रेशियो फिक्स्ड है तो उन रेशियो में देंगे। हाँ लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसमें थोड़ा ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट क्या है, मान लो सी इंसॉल्वेंट हो गया तो ए कितना देगा बी कितना देगा, ए तो 3 लाख देगा बी 3 लाख देगा, लेकिन सी के इंसॉल्वेंसी का जो लॉस है वो ए और बी दोनों बियर करेंगे। इसको बोलते हैं जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल ये वर्ड सुना ना आपने, जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या होता है, सब मिल मिला के इक्वली लायबल होंगे। तो सी का जो लॉस है वो ए और बी क्या करेंगे, अपने अपने रेशो में या फिर इक्वल रेशो में बांट लेंगे। तो ए 4.5 लाख, बी 4.5 लाख। सही बात है। चलो दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, अगर मान लेते डी बड़ा ही दयालु हो गया, डी ने बोला एक काम कर ए तू पैसे मत दे, तो क्या डी बी और सी से 4.5 लाख क्लेम कर सकता है, द आंसर इज यस। लेकिन क्या बी और सी ए से रिकवर कर सकते हैं 1.5 लाख, वेरी गुड। अब ए डी दयालु नहीं है, डी ए पे थोड़ा सा खफा खफा सा है,
डी बोलता है ए को पूरे 9 लाख तूने देने मुझको, मला क्या माहित नाही. तो क्या वेदर ए इज लाइबल टू पे 9 लाख टू डी? द आंसर इज यस. लेकिन क्या ए यहाँ पे बी और सी से 3-3 लाख रिकवर कर सकता है? तो ये एग्जामिनेशन के सवाल है. राइट ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसेस सिमिलर गोज विद द प्रोमिस आल्सो. मतलब क्या, यहाँ पे ए है और ए बी सी और डी को पेमेंट करेगा. अगर ऐसा है तो वो जॉइंट प्रोमिस हो गया. ये जॉइंट प्रोमिसर है, ये जॉइंट प्रोमिस है. सिमिलर प्रोविजन विल गो फ्रॉम बोथ द साइड्स. क्लियर है? यूनिट नंबर 4 यहाँ पे खत्म हुआ. एनी डाउट इन यूनिट नंबर 4? हाँ चलो रेसिप्रोकल प्रॉमिस को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस? कोई बताएगा मुझको? नहीं आदि तू कराच मग. सही बात है. मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है तो उस केस में दोनों पार्टीज ने परफॉर्म करने की इच्छा जतानी है. अगर एक पार्टी परफॉर्म करेगा और दूसरा नहीं करेगा तो वो क्या माना जाएगा? ब्रीच माना जाएगा. तो जहां पे दोनों पार्टी साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेगी उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. सही बात है. एनी डाउट अगेन? ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं इसके अंदर? यस एक पॉइंट आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट वाला, उसको डिस्कस करते हैं. उसमें एग्जाम में सवाल आता. व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द पेमेंट? जैसे मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में कोई फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं कि ए ने मान लो पहले 10,000 रुपए के गुड्स बी को बेचे, फिर दूसरी बारी उसने 20,000 रुपए के गुड्स बेचे, तीसरी बार उसने 30,000 रुपए के गुड्स बेचे, चौथी बार उसने 40,000 के गुड्स बेचे. तो टोटल अमाउंट ड्यू कितना हुआ उसके तरफ? 1 लाख का. सही बात है. अब ए बी को 1 लाख का पेमेंट नहीं कर रहा है. मान लो ए बी को पेमेंट कर रहा है, सॉरी बी ए को पेमेंट कर रहा है सपोज फॉर से 35,000 रुपीज. सो बी पेड 35,000 टू ए. हाउ मच बी हैज टू पे? 1 लाख. इन रिटर्न ही पे पार्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 35,000. नाउ द पॉइंट अराइजेस कि ये 35,000 ए कौन से डेट के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट करेगा? तो उसके कुछ केसेस बनते हैं. पहला, अगर बी ने बोला है कि ये 35,000 टू इस डेट के अगेंस्ट एडजस्ट कर, तो ए ने कौन सा डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है? 4/1. सही बात है. अगर बी ने कुछ नहीं कहा तो ए कौन से डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करेगा? किसी भी उसको लगता है उस डेट के अगेंस्ट. लेकिन भैया जी जिस डेट के अगेंस्ट वो एडजस्ट कर रहा है वो डेट क्या नहीं होना चाहिए? बोलो. टाइम बार नहीं होना चाहिए. वेरी गुड. और अगर ए ने भी कुछ नहीं कहा और बी ने भी कुछ नहीं कहा तो सो इट इज अगेन इन द ऑर्डर ऑफ टाइम. अगेन वो क्या नहीं होना चाहिए? टाइम बार नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कैसा होगा? अगर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड देन टू दैट डेट. इफ डेट टू बी डिस्चार्ज नॉट इंडिकेटेड देन प्रोमिसर अपने हिसाब से कर लेगा. लेकिन अगर डेट इंडिकेटेड नीदर प्रोमिसर नॉर प्रोमिस हैज इंडिकेटेड देन इट विल बी डिस्चार्ज बाय द ऑर्डर ऑफ टाइम प्रोवाइडेड इन द लैटर टू केसेस. इट शुड नॉट बी अ टाइम बार्ड डेट. क्लियर है? और कोई बातें बची है? फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. चलिए यस तो इस टॉपिक के अंदर की सारी बातें तो हो चुकी डिस्कस. चलो फटाफट क्वेश्चन बैंक में आते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तब तक आप कोई डाउट होगा तो बना लेना, डिस्कस कर लेंगे. हाँ जी नोवेशन नहीं कुछ भी आ सकता है. बेसिकली उसमें रिटेल चांसेस बहुत ज्यादा है, होलसेल में आने के चांसेस बहुत कम है. ये राइट डाउन द कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. आएगा तो रिटेल में ही आएंगे. ओके उसके अंदर नोवेशन ऑल्टरेशन इस पे प्रैक्टिकल केस ज्यादा बनते हैं. या फिर शॉर्ट नोट भी आ सकती है. एक्सप्लेन नोवेशन, एक्सप्लेन रेसिशन, एक्सप्लेन ऑल्टरेशन, ये भी आता है. ठीक है. हाँ जी हाँ बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से रेयर है. चलिए ये आपका यूनिट नंबर 4 करते क्वेश्चन डिस्कस. सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे. यस तो पहला क्वेश्चन देखिए अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला. बहुत बारी सवाल आया. तो अप्रोप्रिएशन कैसे होगा? अगर मान ले डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड देन कौन से डेट के अगेंस्ट? उस डेट के अगेंस्ट. सब लोग जवाब देंगे. रिवीजन मेरे लिए नहीं आपके लिए चल रही है. अगर डेट टू बी डिस्चार्ज इंडिकेटेड है तो कौन से डेट के अगेंस्ट? उसी डेट के अगेंस्ट. अगर मान लो डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड देन एज पर द चॉइस ऑफ प्रोमिसर. और अगर दोनों ने भी नहीं करा हुआ है देन बाय द ऑर्डर ऑफ टाइम. ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाला पुराना प्रोविजन था, अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। बताएंगे अगर टाइम फिक्स है तो कौन से टाइम पे जाना है परफॉर्म करने के लिए, उसी टाइम पे। अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम पे। आर श्योर? जैसे मान लो अमेजोन का डिलीवरी बॉय आपके घर पे कब आएगा, रात के 12 बजे टिंग टोंग आ सकता है क्या? मैं बोलेंगे अरे वाह वाह वाह, आ गया, वेलकम वेलकम। रात के 12 बजे नॉट यूजुअल टाइम, टाइम फिक्स नहीं है लेकिन यूजुअल टाइम पे आना, सॉरी रीजनेबल टाइम पे आना भाई, 8 बजे तक ठीक है ना। उसके बाद नहीं आना बिकॉज हम परफॉर्म नहीं करेंगे, सही बात है। उसके बाद प्लेस, अगर बोला है कि देवी माँ के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे, तो कहाँ पे आना है? देवी माँ के मंदिर के सामने काली पहाड़ी के पीछे। उल्टा कर दिया तो? अच्छा एक बात बताओ, जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस था, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अगर वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कंडीशनल है, या फिर उस टाइम पे नहीं है जिस टाइम पे बोला था, या उस प्लेस में नहीं है जिस प्लेस में बोला था, तो क्या सामने वाली पार्टी हैज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस और ही कैन रिजेक्ट? तो उस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की भी कंडीशन है कि वो अनकंडीशनल होना चाहिए, वो प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, नहीं तो वो सामने वाला पर्सन रिजेक्ट कर सकता है। ये वाली बात एक छोटी सी याद रखे जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। यस, दैट हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बताएंगे। पहले तो कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसर, या फिर एजेंट, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर थर्ड पार्टी। झालं एवढंच। ये भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो बताएंगे मुझको, इन हाउ मेनी वेज द कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। नंबर 1 बाय डेथ, मर्जर एंड इंसॉल्वेंसी। बताएंगे व्हाट इज मर्जर रे? मर्जर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर राइट्स गेट अटैच विद द इन्फीरियर राइट्स। मतलब क्या, अगर मान लो आज ये प्रॉपर्टी हमने रेंट पे लिया हुआ है, तो वी आर लाइबल टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड, लेकिन वही प्रॉपर्टी में आज मैं खरीदी कर लेता हूं, तो क्या मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की गरज है क्या? अरे नहीं, बिकॉज मेरा अभी ये ओनरशिप के अधिकार आ गए, सही की गलत? तो मुझको अभी परफॉर्म करने की गरज नहीं है। कौन सा? रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट, सही बात है। तो ये होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, याद रखना। यस, explain with the example principles of novation, recession, alteration and remission where the content need not be performed। देख भैया 10 मार्क का है, अभी 10 मार्क का पूछेंगे तो तबाही मच जाएगी, तो 10 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले आया था 10 मार्क का क्वेश्चन। तो नोवेशन का मतलब क्या होता है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम पार्टीज और विद द डिफरेंट पार्टीज। रेसिशन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ऑल्ट्रेशन क्या होता है? changing the terms of the existing contract with the existing parties। and what is remission? remission यानी कि to waive of the performance। वो 5 लाख 3 लाख कुछ याद है? यस, तो इसको एक्सप्लेन करना है बस। चलिए एक क्वेश्चन नवंबर 2018 में आया हुआ लेटेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तरीके से पढ़ेंगे। Mr. X and Mr. Y entered into contract on 1st of August by which Mr. X had to supply 50 tons of sugar to Mr. Y at a certain price strictly within a period of 10 days of the contract. Mr. Y also paid an amount of rupees 50,000 towards an advance as per the terms of the above contract. The mode of transportation available between their places is roadway only. Severe flood came on 2nd of August and the road connecting their places were damaged and could not be repaired within 15 days. Mr. X offered to supply sugar on 20th August 18, for which Mr. Y did not agree. On 1st September 18, Mr. X claimed compensation of rupees 10,000 from Mr. Y for refusing to accept the supply of sugar, which was not there within the purview of the contract. On the other hand, Mr. Y claimed a refund of 50,000 which he had paid in advance in terms of the contract. Analyze the above situation in terms of the Indian Contract Act. क्या क्या हुआ है? बेसिकली पहले X और Y के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके अंदर X क्या करेगा? Y को 50 टन शुगर सप्लाई करेगा विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज। Y ने 50,000 रुपए का एडवांस भी दिया है। 2nd ऑफ अगस्त को एक फ्लड है और फ्लड में अगले 15 दिन में क्या नहीं हो रहा है? रोड रिपेयर नहीं होगा। X ने 20 अगस्त को, बेसिकली ये 10 अगस्त के आसपास होना चाहिए था सप्लाई, लेकिन 20 अगस्त को शुगर ऑफर करा। वाई ने बोला कि नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता। एक्स ने क्या करा? 10,000 रुपए का कंपेंसेशन वाई से मांगा, बिकॉज तुमने कैंसिल कर दिया, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, 10,000 नुकसान हो गया, दे दो।
लेकिन वाई ने उल्टा क्या करा, बोल रहे कि मेरे 50,000 दे दे, मैं तेरे को काय के 10,000 रुपए दूंगा, तू मेरे 50,000 वापस कर दे। अब बताना है होगा क्या, किसने किसको क्या देना है प्यार को छोड़ के। एक्स का कहना सही है कि वाई का कहना सही है? बेसिकली एक बात बताओ, क्या वाई 20 तारीख को शुगर एक्सेप्ट करने के लिए लाइबल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है? क्यों? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अरे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता ना, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, अभी 10 तारीख को नहीं हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। लेकिन क्या वाई एक्स से 50 रुपए क्लेम कर सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज एडवांस मनी है ना। सही कि गलत? 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार शांति से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट वन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। XYZ are the partners in the firm. They jointly promised to pay 3 lakh to D. Y became insolvent and his private estate are sufficient to pay only 1/5 of his share. X compelled to pay the whole amount to D. Examine the provision of Contract Act. Decide the extent to which X can recover the amount from Z. X Z से कितना रिकवर करेगा? बेसिकली हुआ क्या है, X Y और Z कितना देना है D को, मतलब 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। फिर Y क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, और उससे कितना रिकवर हुआ 20,000, तो लॉस कितना हुआ 80,000, तो ये 1.4 हो गया। सही कि गलत? और हुआ क्या, X इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू D, और X ने क्या करा, पूरा अमाउंट D को दिया, मतलब 3 लाख किसने दिया, X ने D को दिया। सही बात है। अब बताना है X Z से कितना रिकवर करेगा, 1.2, 4, 1.5, 1.4। अरे X ने Z का कितना दिया, 1.4 ही दिया ना, तो 1.4 रिकवर करेगा। सिंपल, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे लिख करके उस क्वेश्चन को टैकल कर लेना। सही बात है। चलिए नेक्स्ट, जून 2019, Mr. Rich aspired to get a self-portrait made by an artist. He went to workshop of Mr. C, an artist, and asked whether he could sketch the former's portrait on oil painting canvas. Mr. C agreed to offer and asked for 50,000, a full advance payment for the above creative work. Mr. C clarified that the painting shall be completed in 10 sittings and it shall take how much? 3 months. On reaching the workshop for 6th sitting, Mr. Rich was informed that Mr. C became paralyzed and would not be able to paint in the near future. Mr. C had a son, Mr. K, who was still pursuing his studies and had not taken up his father's profession yet. Decide, can Rich ask Mr. K to complete the artistic work? Why? अरे लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉमिसर, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पर्सनल स्किल होता है। ओके, कुड मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू रिफंड द मनी पेड? नो, नो, यस कि नो? नो कि यस? यस, ही कैन आस्क, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट अभी नीड नॉट वॉइड बन गया ना अभी कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट जो होते हैं वो रिसीव करने हैं। सही कि गलत? चलो, वेरी गुड। November 2020, Mr. S and Mr. R made the contract wherein S agreed to deliver a paper cup manufacturer machine to Mr. R and to receive the payment on delivery. On the delivery date, Mr. R didn't pay the agreed price. Decide whether S is bound to fulfill his promise at the time of delivery. Question समझा गया? Mr. S and Mr. R made the contract wherein S agreed to deliver paper manufacturer machine to R to receive the payment on delivery. On the delivery date, Mr. R didn't pay the agreed price. Decide whether Mr. S is bound to fulfill his promise at the time of delivery. अरे नो, अरे वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है ना, तो क्यों करेगा परफॉर्म वो? टाइम ऑफ डिलीवरी पे उसने पेमेंट करना है। अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो डिलीवरी करेगा क्या? नहीं करेगा। Mr. Y given loan to Mr. G for rupees 30 lakhs. Mr. G defaulted the loan on the due date and debt became a time bar. After time bar date, Mr. G agreed to settle the full amount to Mr. Y. Whether acceptance of time bar date contract is enforceable in law? The answer is yes. आज वो no consideration no contract exception है ना, तो आज time bar date को payment करने का accept कर रहा है तो valid है। सही कि गलत? A and B entered into contract to supply unique item, alternate of which is not available in the market. A refused to supply the agreed unique item to B.
व्हाट डायरेक्शन कुड बी गिवन बाय द कोर्ट फॉर द ब्रीच ऑफ द सच कॉन्ट्रैक्ट। अब ये नेक्स्ट टॉपिक का सवाल थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में आया तो पूछ लिया, तो चलो बता दो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, कैन ही आस्क फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी रिवाइज नहीं किया हमने, लेकिन उसके अंदर रेमेडी आता ना स्पेसिफिक पर। अरे पिकासो पेंटिंग वाला एग्जांपल याद नहीं तुमको, वो उसको रेमेडी डैमेज विमेज नहीं चाहिए, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो यूनिक आइटम का डिलीवरी मांगे या नहीं मांगेगा? द आंसर इज यस। चलिए यहाँ पे खत्म हो आपका यूनिट नंबर 4। एनी डाउट? एनी डाउट मेरे प्यारे भाई और बहनों? चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए यूनिट नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ बेटा डाउट है? बेटा बात करना। सर अभी हमने देखा वो लास्ट सेकेंड क्वेश्चन में वो जो पर्सनल स्किल नेचर का था उसमें जो एज पर द प्रोविजंस वो पैरालाइज आफ्टर 1 सिटिंग हुआ। तो आफ्टर 6 सिटिंग टोटल सिटिंग्स में से थोड़े सिटिंग्स हो गए और बाद में वो पैरालाइज हो गया है। तो एज पर क्वेश्चन बी स्टेटेड को वो पूरा अमाउंट मांग सकता है रिटर्न में। तो आप कह रहे हो कि सूट फॉर क्वांटम मेरिट। यस। ओके तो वो अभी इस चैप्टर में डिस्कस करने के बाद उसका जोड़ करके आप लिख सकते हो। लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी रिलेटेड है, अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके ऊपर कि हाउ मच अमाउंट दैट ही कैन रिकवर, अगर ऐसा सवाल आया है देन यू कैन राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ क्वांटम मेरिट आल्सो। अगर क्वेश्चन प्लेन आया कि भैया वेदर ही कैन रिकवर द अमाउंट, देन आप प्लेन क्वांटम मेरिट को छोड़ करके आंसर लिखो यस ही कैन रिकवर द अमाउंट। समझे बात को? आप जो बात कर रहे हो वो क्वांटम मेरिट वाली बात है कि जितना परफॉर्म किया है उतना तो रिकवर करेगा ही करेगा। तो अगर मान लो एक सिटिंग का 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए देने हैं, तो 6th सिटिंग पे वो पैरालाइज हो गया तो 50 लाख रुपए जो 5 सिटिंग के पैसे है ना, वो 50 लाख रख करके 50 लाख वापस करेगा वट एवर इट इज। सही बात है। तो लेकिन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट ना कि भैया कितना है, क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है। ऐसा अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है देन यू कैन गो टू द पर्टिकुलर प्रोविजन। ऐसे थोड़े डाइसी क्वेश्चन आपके सामने बहुत आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का एक ही तरीका है कि गो विद द प्लेन प्रोविजन। ज्यादा उसके अंदर दिमाग लगाने की गरज नहीं, बिकॉज हो सकता है इंस्टीट्यूट ऐसे ना सोच रही हो और आप अगर आंसर को पढ़ोगे तो वही आंसर है कि वो कैसे नहीं बोले कि 6 सिटिंग का पैसा माइनस करो, 5 सिटिंग का पैसा माइनस करो। इंस्टीट्यूट इज गोइंग विद द प्लेन प्रोविजंस। सही बात है। अगर इंस्टीट्यूट चाहती है आपसे कि आप इतने डीप में जाकर के प्रोविजन लिखो तो क्वेश्चन भी उतना ही स्पेसिफिक होगा। तो क्वेश्चन के स्पेसिफिकेशन को समझो और आंसर लिखो। आपका डाउट बिल्कुल सही है वैसे, ठीक है। चलिए सर हाँ बेटा। सर लेकिन वो जो क्वेश्चन एक आरटीपी में आया था हाँ उसमें आंसर दिया था कि वो कैन नॉट रिकवर द अमाउंट बैक फ्रॉम को द लीगल आरटीपी में आया था। रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा मिस्टर रीच कैन नॉट रिकवर द बैक मनी फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर आंसर गलत है फिर उस हिसाब से। तो आरटीपी में ऐसा क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो गलत है फिर, बिकॉज अगर मैं प्रोविजन पढ़ रहा हूँ तो ही कैन रिकवर ना। बिकॉज सेक्शन 43 वही कहता है कि अगर आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट्स रिसीव करने हैं वापस। तो बच्चे का डाउट या डर है उसके मन में कि सर अगर इंस्टीट्यूट ने कोई और आंसर आंसर लिख दिया और हमने कोई और आंसर लिखा तो हमारा क्या होगा, तेरा क्या हो गया कालिया। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मुझे बात को, तुमको जो आंसर सही लग रहा है वो आंसर लग रहा है, मतलब जो आंसर सही है वो लिखो, बाकी भगवान भरोसे छोड़ करके आ जाना। अगर ऐसे बहुत रेयर केस है, 99.99% केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है भाई वो भी इंसान ही इंस्टीट्यूट वाले, वैसे लाइव गाली नहीं दे सकता ना, तो वो भी इंसान है, इंसान से गलती होती है, तुमसे भी कभी कभी गलती हुई रहेगी, याद करो वो दिन। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीए फाइनल में तो तबाही तबाही है। मतलब इंस्टीट्यूट का आंसर कुछ और होता है, हम कुछ और लिख करके आते हैं, इंस्टीट्यूट कोई और आंसर बोलता है, हम कोई और आंसर लिखते हैं। बच्चे जंग जीतने वाली खुशी का इजहार करते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं और अपने आंसर मार्क्स को कैलकुलेट करते घर पे आने पर करके यस 65 और रिजल्ट में आता है 35। जब सजेशन देखता है बोलते चलो ये आंसर था, बोले ये गलत आंसर है। बंदे ने मान लो आरटीपी या एमटीपी में जो क्वेश्चन आया ना सेम आंसर छापा है अपने आंसर शीट में, लेकिन इंस्टीट्यूट ने कोई और आंसर लिख दिया। ऐसे भी होता है। लेकिन ये चाहने का 5 मार्क का क्वेश्चन होगा या 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। चलो मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 95 तुम्हारी है,
अब उस 5 मार्क की वजह से तुम फेल हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फेल हो गए तो 100 मार्क की वजह से हो गए ना। तो 5 मार्क के इस डाइसी सिचुएशंस में अपने रिजल्ट को या अपने एग्जामिनेशन को लटका के बताना, पूरा पूरा पढ़ाई करके जाना। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां पे ये डाइसी एनवायरनमेंट होगा, लेकिन उसको छोड़ो। चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमारे कितने भी सिपाही क्यों ना मर जाए, जंग हमको जीतनी है। एक सिपाही मरने से जंग नहीं हारते बेटा, सही बात है। हो सकता है ऐसे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि आपने सही आंसर लिखा, पेपर चेक करने वाले ने गलत लिख दिया, ऐसे भी हो सकता है। इन शॉर्ट तुम्हारा आंसर सही सर से मैच हो रहा है, लेकिन वो अपनी बीवी से झगड़ा करके बैठा हुआ है। वो बोलता है अगर मेरी बीवी बिना वजह मेरे को डांट सकती है तो बिना वजह में इसके मार्क क्यों कट क्यों नहीं कर सकता, कैंसल, 0। हाँ ऐसे हुआ है सिचुएशन, अभी बीवी के झगड़े वाला सिचुएशन नहीं, दैट वाज द फन पार्ट, लेकिन ऐसा हुआ है। आंसर बिल्कुल सही है लेकिन गलत दिया है, ऐसे भी हुआ है। इट इज ए ह्यूमन एरर ना, पेपर चेक तो ह्यूमन करते हैं, तो भी क्या करेंगे। चलो ठीक है, ज्यादा नहीं डरा था मैं आपको, भाई अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आपको पता है ना कि मेरे सीए फाइनल के पेपर में क्या हुआ था, ऑडिट के पेपर में, मेरे ऑडिट के पेपर में मेरे रिजल्ट पे 61 मार्क्स थे। कितने? 61, लेकिन एक्चुअली में पेपर पे कितने थे? 56। तो 5 मार्क इंस्टीट्यूट ने मुझको दे दिए। तो इंस्टीट्यूट ऐसे भी करती है, ऐसा नहीं कि मार्क कम आते हैं, कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट कर लेते। तेरे 5 मार्क खींच करके मुझको दे दिए, बात खत्म। तो किसी और के तेरे पास आ जाएंगे, टेंशन मत ले। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट कौन सा आएगा बोलो, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स क्या बोलो, रेमेडीज। अब एकदम छोटा यूनिट है, इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। नंबर 1 आपको पहले क्वेश्चन है आता है टाइप्स ऑफ द ब्रिज, और दूसरा क्वेश्चन रेमेडीज, खत्म। ये 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। तो पहला टाइप आएगा कौन सा बोलो, एक्चुअल ब्रिज, और दूसरा कौन सा आएगा, एंटीसिपेटरी। कौन सा? ए एंटी होता है क्या? हाँ, एक होता है एक्चुअल ब्रिज, दूसरा कौन सा होता है बोलो, एंटीसिपेटरी ब्रिज। एक्चुअल ब्रिज क्या होता है? अरे जो ड्यू डेट पे होता है, ऐसा ब्रिज जो ड्यू डेट पे होता है। शादी के दिन पे ही ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलता है एक्चुअल ब्रिज। शादी के दिन 14 फरवरी, क्या डेट निकाला है? उसी दिन पे लोगों का प्यार से विश्वास उड़ गया, बताओ। लड़का भाग गया या लड़की भाग गई या दोनों एक साथ भाग गए, मतलब जो भी हुआ है शादी नहीं हुई उस दिन पे, तो उसको बोलते क्या, एक्चुअल ब्रिज। अब एक्चुअल ब्रिज में जो भी पर्सन जिसने ब्रिज नहीं करा है, जिसके साथ ये धोखा हुआ है, उसके पास 2 रेमेडी अवेलेबल है। पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट को एन प्लस वो क्या कर सकता है, बात समझे। एंटीसिपेटरी खतरनाक है, ये एक्चुअली कब होता है, बिफोर ड्यू डेट। सोनिया तुम मुझको भूल जाओ, मुझको कोई और मिल गई है, बात खत्म। शादी 14 फरवरी पे, नलायक आकर के 1 फरवरी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सोनिया तुम मुझको भूल जाना, मुझको कोई। लेकिन सोनिया उसके पास 2 ऑप्शन है, सोनिया के पास 2 ऑप्शन है। बोलेगी ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास 2 थे बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, कैंसल तो कैंसल, संपला विषय। या फिर वो एकदम बहुत प्यार करती है उससे सोनू से तो वो वेट करेगी, शी विल कम ऑन वेट टिल ड्यू डेट। वो एक डायलॉग देखा था मैंने, कौन सा, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, पॉजिटिविटी उसके अंदर। सोनिया बोल रही है करण अर्जुन नहीं भाई, एक ही आएगा कोई तो सोनू आएगा और सोनू मेरे से शादी करेगा। शी विल वेट टिल द ड्यू डेट, दैट इज 14th ऑफ Feb। और अगर यहां पे हो सकता है सोनू के दिल में अच्छाई पैदा हो जाए, बोले ठीक है मैं परफॉर्म करता हूं, सही बात है, तो परफॉर्म हो जाएगा, बात खत्म, हैप्पी एंडिंग। और अगर मान ले उसने परफॉर्म नहीं करा, नो परफॉर्म, तो अभी उसके पास क्या है बोलो, कैंसल प्लस डैमेज करने का अधिकार है। इस चार्ट को याद रखना बस, बात खत्म। तो अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच है तो 2 ऑप्शन है सामने वाली पार्टी के पास, दैट वो उसी दिन पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मारने की जिस दिन ब्रीच हुआ है, यानी कि 1 फरवरी, या फिर शी विल वेट टिल द ड्यू डेट एंड शी विल वेट फॉर द परफॉर्मेंस। अगर ड्यू डेट पे परफॉर्मेंस हुआ तो बात खत्म,
नहीं हुआ तो ड्यू डेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मानेगी और डैमेजेस क्लेम करेगी। बात समझे? ये होता है क्या बोलो टाइप्स ऑफ ब्रीच। बात करते हैं रेमेडीज, बताएंगे कौन कौन से रेमेडी अवेलेबल है। नंबर 1 सूट फॉर बस हो गया, हवा निकल गई, याद करा था हमने, बोलो suit for damages, suit for performance, suit for, और वो रेसिशन अलग से याद करना था। वापस एक बार, suit for, suit for, suit for injunction, suit for quantum merit और रेसिशन अलग से। तो पहला कौन सा था बोलो? suit for, सूट फॉर डैमेजेस। बताएंगे डैमेजेस, डैमेज मतलब क्या? नुकसान। तो ये डैमेजेस क्लेम करने के कितने प्रकार होते हैं? पहला कौन सा होता है? ऑर्डिनरी डैमेजेस। कौन से डैमेजेस? ऑर्डिनरी डैमेजेस। आपने क्या सुना? ऑर्डिनरी सुना ना, गुड। तो ऑर्डिनरी डैमेज मतलब क्या होता है? ऐसे डैमेजेस जो डायरेक्ट डैमेज होते हैं। कौन सा डैमेज? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या? आज मान लो मैंने आपसे वादा करा कि मैं तुमको पर्टिकुलर गुड्स बेचूंगा 500 रुपए पर किलो, या राइस बेचा 500 रुपए पर किलो बेचूंगा, ड्यू डेट पे मैंने मना कर दिया, तो अभी आपको मार्केट से वो राइस खरीदी करना पड़ेगा। तो मार्केट से आपने 550 रुपए पर किलो में खरीदी करा, तो कितना नुकसान हुआ आपको? 50 रुपए। तो वो 50 रुपए आप मेरे से क्लेम करेंगे पर केजी। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, 500 और 550 वाला। तो डायरेक्ट लॉस है। इसमें इनडायरेक्ट लॉस कवर होता है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट लॉस नहीं, ओनली डायरेक्ट लॉस कवर होगा। दूसरा होता कौन सा बोलो? स्पेशल। कौन से? स्पेशल डैमेज। व्हाट इज स्पेशल डैमेज? अगर मान लेते हैं लॉस होने की स्पेशल सर्कमस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट करी हुई है, और अगर वो स्पेशल सिचुएशन अराइज हो जाती है, कंडीशन अराइज हो जाती है, तो मैं डैमेज क्लेम करूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा, आपने मुझको कहा क्या? सर ड्यू डेट पे वो मुझको चाहिए, नहीं दोगे ना, आगे मैं बेचने वाला हूं, अगर आप नहीं दोगे तो आगे बेचने का चांस मेरा मिस हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा 1 लाख रुपयों का। तो आप बताएंगे मुझको क्या आप मेरे से वो 1 लाख रुपए भी क्लेम करेंगे? द आंसर इज यस। उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल डैमेजेस। तो पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल, तीसरा कौन सा बोलो? विंडिक्टिव, या दूसरा नाम कौन सा उसका? एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी बताएंगे। ये बस 2 ही केस में ये डैमेज पे किए जाते हैं। पहला मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के बाद, और दूसरा डिसऑनर, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर। मतलब मेरे खाते में पैसे हैं लेकिन फिर भी मेरा चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया। मतलब मैंने आपको पैसे चेक दिया, ठीक है, और आप चेक लेकर आपके बैंक के पास आ गए, आपके बैंक मेरे बैंक के पास आ गई, मेरे खाते में पैसे है, लेकिन न जाने क्यों बैंक ने मेरा चेक डिसऑनर कर दिया। आपके मन में मेरी क्या इज्जत रहेगी? तो उस केस में मैं बैंक से क्या कर सकता हूं? डैमेज क्लेम करूंगा। बैंक तुम्हारे वजह से मेरी इज्जत के चिचड़े चिचड़े उड़ गए, प्लीज मुझको इतना डैमेज है, मुझको रिकवर करके दे दो। तो विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस, पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल, तीसरा विंडिक्टिव, एग्जाम्पलरी। नेक्स्ट वन कौन सा है? नॉमिनल। बेसिकली यहाँ पे कोई किसी को डैमेज विमेज होता नहीं है, लेकिन वापस आप ये काम ना करो, इसलिए मम्मी एक चमाट लगाती है। आप बोलते चलो इतनी छोटी गलती के लिए चमाट मारने की क्या गरज है? ये नॉमिनल डैमेज होते भाई, वापस ये करने के पहले चमाट याद आना चाहिए। सही कि गलत? मान लो आपने अपने भाई या बहन के हाथ से रिमोट छीन लिया, तो मम्मी आती एक कान के नीचे बजाती है, इजंट इट? मम्मी बोलती मैंने रिमोट तो छीना था, बता भी सकती थी कि रिमोट वापस करो, लेकिन मम्मी ने बताया नहीं, पहले कान के नीचे बोल रही। इसके लिए कान के नीचे लगाने की कोई गरज नहीं थी, लेकिन ये नॉमिनल डैमेज होते हैं, यहाँ पे कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ रहता है, लेकिन वापस से आप ये दोबारा काम ना करो, इसलिए डैमेज लगाए जाते हैं। इट कुड बी एकदम स्मॉल अमाउंट, इट कुड बी 1 रुपी, इट कुड बी 10 पैसा अराउंड, इजंट इट? ये मटेरियल के अंदर सेम वर्डिंग है। एंड फिफ्थ वन आएगा कौन सा? डैमेजेस कॉज्ड बाय डिटेरियोरेशन। व्हाट इज डिटेरियोरेशन? कि अगर मान लेते हैं आज मैं उन गुड्स को बेचने की स्पेशल अपॉर्चुनिटी लॉस करता हूं, तो होते हैं डैमेजेस लॉस, डैमेजेस कॉज्ड बाय डिटेरियोरेशन, कॉज्ड बाय डिले। डिले हो गया तो मैं उस गुड्स को बेच नहीं सकता हूं। एग्जांपल न्यूज़पेपर, अरे आज का न्यूज़पेपर अगर कल आएगा तो कल बेचूंगा क्या? नुकसान हुआ ना, जितना नुकसान हुआ रिकवर करें। मूवी टिकट, दोपहर के 3 बजे का टिकट है, अब शाम को 6 बजे बेचने जाओगे तो मिलेगा क्या? मतलब पैसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। इसको बोलते हैं डैमेजेस कॉज्ड बाय डिटेरियोरेशन, कॉज्ड बाय डिले। सही बात है। एंड नेक्स्ट वन आएगा कौन सा बोलो? प्रीफिक्स्ड। व्हाट इज प्रीफिक्स्ड? ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है, नुकसान चाहे जितना हो 1 लाख रुपए देगा। मतलब मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा, हमने तुमने सोचा कि किसी ने भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा तो 1 लाख रुपए देने, तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स्ड डैमेजेस। सही बात है। और कोई बचा? यस,
तो ये होते क्या बोलो, सूट फॉर डैमेज। अभी रेमेडीज के अंदर सूट फॉर डैमेज खत्म हुआ है नालायको। ओके वापस एक बार, व्हाट आर द रेमेडीज? सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर क्वांटम मेरिट एंड रेसिशन। बताएंगे मुझको व्हाट इज सूट फॉर परफॉर्मेंस? अरे जहां पे डैमेजेस आर नॉट द एडिक्वेट रेमेडी, वहां पे परफॉर्मेंस ही करना पड़ेगा। जैसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए ने बी से वादा करा, बहुत सपने दिखाया उसको, शादी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ड्यू डेट पे वो मना कर रहा है। अब वो बोल रहे नहीं, ये पैसा ले लो और निकलो, रफा दफा हो जाओ। मैं बोलेगा नहीं 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 नहीं, अब मैं तुमको नहीं छोड़ती। सही बात है, मेरे को तो परफॉर्मेंस ही चाहिए कंपलसरी। डैमेज इज नॉट द एडिक्वेट रेमेडी रे। या फिर पिकासो वाला पेंटिंग है ना, तो अगर मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे को पिकासो वाला पेंटिंग खरीदी करना है, वो बोल रहे कि नहीं पिकासो वाला नहीं, ये रहा पैसे और मैं तुमको दूसरा पेंटिंग देता हूँ पिकाचू वाला। अरे पिकासो तो पिकासो पेंटिंग चाहिए, पिकाचू वाला नहीं चाहिए। बात समझे? पक्का। सूट फॉर परफॉर्मेंस, जहां पे डैमेजेस आर नॉट दी एडिक्वेट रेमेडी। सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर परफॉर्मेंस, सूट फॉर व्हाट इज इंजंक्शन? इंजेक्शन देके छोड़ देना है, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। वो अपनी अनुष्का भाभी याद है तुमको, है ना? तो अनुष्का भाभी ने पहले केजो से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कि मैं तुमसे तुम्हारे मूवी में काम करूंगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद संजय लीला भंसाली आया, उसने बोला कि तुम मेरे मूवी में काम करो, मैं तुमको ज्यादा पैसा दूंगा। वो तो उल्टा बिल्टा हो गया मन जो भी है। तो बताएंगे मुझको, क्या आज अनुष्का भाभी संजय लीला भंसाली की मूवी में काम कर सकती है? अरे उसकी मर्जी है। मान लो अनुष्का भाभी ने संजय लीला भंसाली की मूवी में काम करना शुरू कर दिया, तो केजो जाएगा रोते रोते कोर्ट में, कैसे? जज साहब मुझको इंसाफ दे दो, अनुष्का भाभी ने बोला था कि मेरे मूवी में काम करेगी, लेकिन अभी वो संजय लीला भंसाली की मूवी में काम करी। प्लीज जज साहब ऐसा एक ऑर्डर पास करो ना कि अनुष्का भाभी संजय लीला भंसाली को छोड़ करके मेरे पास आए, मतलब मूवी को छोड़ के। सही बात है। तो कोर्ट ने एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करा, बोला कि तुम अभी करण जौहर का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकती, तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि तुम संजय लीला भंसाली की मूवी में काम नहीं करोगी, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म करना है। इसको बोलते हैं सूट फॉर इंजंक्शन। कहां से मिलता है ये ऑर्डर? कहीं पे भी, टपरी पे मिल रहा है, कोपरे में, कंपलसरी कोर्ट से आता है। सही बात है। तो केजो को कोर्ट में जाकर के ये ऑर्डर दिलवाना है, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर। अभी आएगा आपका सवाल, इजंट इट? तो अगर मान लेते हैं किसी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा लेकिन आधा अधूरा करा हुआ है, तो जो आधा अधूरा परफॉर्म करा ना उसका पैसा क्लेम कर सकता है क्या? जैसे मान लो मैंने पूरी बिल्डिंग या अपना फ्लोर जो है वो पेंटिंग का काम दे दिया, अगर मान लेते हैं उसने बस यही एक फ्लोर जो है, यही एक ब्लॉक जो है वो पेंट कर दिया, उधर का पेंट करा ही नहीं, तो क्या वो इस रूम का पेंटिंग का खर्चा पैसा मेरे से मांग सकता है? यस, क्वांटम मेरिट इसको बोलते हैं। लास्ट वन क्या बोलो? रेसिशन। व्हाट इज रेसिशन? अरे भाई कैंसिल है, मेरे को ना, मेरे को तुम्हारे नाक को लगना ही नहीं है। ए ने बी से कहा मैं तुमको गुड्स बेचूंगा, बी ने गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो मैं क्या बोलूंगा? तुम चाहे जो भी बोलो, मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा ही नहीं। या फिर ए ने बी को बोला कि मैं तुमको गुड्स बेचूंगा, लेकिन ए गुड्स लेके पहुंचा ही नहीं बी के पास, तो क्या बी के पास ये अधिकार है? जज साहब इसको हटाओ, मैं इससे कोई डील करना ही नहीं चाहता। इसको बोलते हैं सूट फॉर रेसिशन या फिर रेसिशन, कॉमनली रेसिशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार। सही बात है, पक्का हो गया। अच्छा एक बात बताना, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आज मान लेते हैं मैंने एक पेंटर को ये फ्लोर पेंट करने के लिए अपॉइंट कर लिया, लेकिन मैंने उसको संडे को आना मस्त नहा धो करके और ये फ्लोर जो है पेंट करके जाना। संडे को मैंने मामा को बोला ये फ्लोर ओपन करके दे देना। संडे को मामा आया ही नहीं, फ्लोर ओपन करा ही नहीं, पूरा लॉक है, इधर लॉक है, सब लॉक है। बताएं क्या वो पेंट कर सकता है? क्या रजनीकांत ऐसा हाथ के पेंटिंग करेगा? नहीं ना। तो क्या वो पेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप बताओ मुझको, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा ना। मैं मंडे को आया, मेरे को लगा क्या मस्त लगेगा, मंडे को ऐसा मस्त पेंटिंग पेंटिंग हुआ रहेगा, भारी लगेगा। मैं आगे बोला सर वही सगा वैसा लग रहा है ये तो। मैंने उसको फोन करा, क्या रे तूने पेंटिंग पेंटिंग नहीं करा, तूने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया। मैं चला गया कोर्ट में, जज साहब ठोक दो केस। तो आई शुड प्रोवाइड, सुने कान खोल के, आई शुड प्रोवाइड a reasonable facility to perform the contract,
to the other party. If I fail to provide the reasonable facility, then he can't perform, so it is not a breach of contract. ये वाला पॉइंट रखना, कभी कभार इंस्टीट्यूट के मन में आ जाता है तो ये वाला सवाल पूछ लेते हैं. तो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 किस बारे में बात कर रहा है? टाइप्स ऑफ ब्रीच एंड रेमेडी. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रीच? एक्चुअल एंड हाँ. एंटीसिपेटरी क्या होता है? बिफोर ड्यू डेट. एक्चुअल क्या होता है? ऑन ड्यू डेट. एंटीसिपेटरी होता है तो क्या होता है? You can treat the contract as cancel on the date of the breach, or he can wait till the due date. Due date पे अगर perform हो तो ठीक है, नहीं तो फिर उस दिन पे can claim the damages and can cancel the contract. What are the types of remedies available? Suit for damages, suit for performance, suit for quantum merit and rescission. अच्छा, damages में कितने प्रकार है? एक आता है ordinary, एक आता है स्पेशल, एक आता है विंडिक्टिव, एक आता है नॉमिनल एंड और कॉज बाय डिटेरोरेशन और कॉज बाय डिले. सही बात है. और एंड प्रीफिक्स डैमेजेस. झाले. यूनिट नंबर 4 हो गया, 5 हो गया. अब डिस्कस करते हैं उसके क्वेश्चंस. चलो आते हैं. हाँ बेटा, माइक माइक माइक. हाँ बेटा. सर ये पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस. हाँ, पेनल्टी और लिक्विड डैमेज का डिफरेंस नहीं पूछते हैं. बेसिकली लिक्विड डैमेज मतलब डैमेज, नॉर्मल डैमेज. इसको नाम दिया लिक्विड डैमेज. जैसे बोलते हैं ना कि कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, ऐसे का अलग नहीं होता, एक ही होता है. तो लिक्विड डैमेज मतलब नॉर्मल डैमेज जो अभी हम लोग पढ़े हमने. जैसे मान लो कि 50 का नुकसान हुआ तो 50, तो लिक्विडेट डैमेज जिसको हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं या फिर क्वांटिफाई कर सकते हैं. पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी इज लेविड फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो थोड़ा सा एग्जॉर्बिटेंट रेट पे होता है, थोड़ा ज्यादा होता है. मतलब जैसे मान लो तुमको नुकसान कितना का हुआ है? 1000 का नुकसान हुआ है, तो 1000 का डैमेज मैं तुमको पे करूंगा, लेकिन कोर्ट एडिशनली मेरे ऊपर पेनल्टी भी ठोक सकता है कि तुमने 1000 का नुकसान करवाया, तुम 2000 और पे करो उसको. तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है. पेनल्टी मतलब थोड़ा हायर रेट पे जो कंपेंसेशन दिया जाता है उसको बोलते हैं पेनल्टी. जैसे कि हमारे केस में होता, पापा और मैं बहुत छोटा था तो हमने एक जमीन खरीदी करी हुई थी, एक प्लॉट खरीदी करा हुआ था, तो उसके टाइटल क्लियर नहीं थे, तो हमको हमारे साथ फ्रॉड हुआ था उस टाइम पे. तो पापा ने क्या करा, उसके ऊपर केस ठोक दिया. तो जितना नुकसान हुआ ना, जितना भी पैसा हमने उसको दिया जमीन खरीदी करने के लिए, वो तो हमको मिल गया वापस, लेकिन उसके साथ साथ उसने डबल कॉम्पेंसेशन देने के लिए बोला. जैसे मान लो 1 लाख का रिकम था, तो हमको एडिशनल 2 लाख रुपए मिल गए जस्ट टू कॉम्पेंसेट द लॉस. उसको बोलते हैं पेनल्टी, मतलब दंड जिसको बोलते हैं हम लोग. पेनल्टी लगाएंगे. डैमेज मतलब कि जितना नुकसान हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करवाना. ये होता है डिफरेंस. ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मई 18 वाला क्वेश्चन. एम लिमिटेड, सबका ध्यान बोर्ड पे. एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विद द शांति ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 30th June 2017 for rupees 11.5 lakhs. Due to the labor strike, M Limited could not manufacture and deliver the machinery to Shanti Traders. Later, Shanti Trader procured the machinery from the another manufacturer for rupees 12.75 lakhs. Due to this, Shanti Traders was prevented from performing a contract which it had made with the Zenith Traders at the time of contract with the M Limited, and were compelled to pay the compensation for the breach of the contract. Advise Shanti Traders the amount of compensation which it can claim from M Limited referring to the provision of Indian Contract Act. शांति से वापस एक बार पढ़िएगा. Without referring to the answer, please give me the correct one. Yes.
शांति ट्रेडर को बताना है कितना कॉम्पेंसेशन वो एम लिमिट से क्लेम कर सकती है। 1,25,000, हाउ इट कम्स टू 12.75 माइनस 11.5। अरे श्योर, फाइनल आंसर लॉक किया जाए। सही जवाब आपको दिलवाएगा सी इंटर का टिकट, और गलत जवाब विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन इन जून 24। इसको समझा समझा नहीं समझा पोगो देखो ना लाएगा। आंसर चेक करें, फाइनल आंसर लॉक किया जाए। कुछ गलत? ऑडियंस पोल, फोन फ्रेंड, एक्सपर्ट्स एडवाइस। So they can recover 1.25 from the M limited. चलिए और एक yes, what is meant by anticipated breach of the contract? What is anticipated breach? The breach which is made before the due date, और उसके इफेक्ट क्या है? Cancel the contract on that date itself or can wait till the due date, और due date पे perform या फिर non perform। perform है तो ठीक है, non perform तो cancel and the damage। सही बात है। चलिए yes, what are the remedies available to an aggrieved party for the breach of the contract? Suit for damages, suit for कितना सिंपल है, suit for। थोड़ा सा फुर्ती दिखाओ भाई, वापस एक बार 1 2 3 के सर कमान। suit for damages, suit for performance, suit for and last one खत्म। सही बात है। चलिए तो यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन इतने ही थे, बस 2 ही क्वेश्चन है भाई, इसको याद कर लो, निकल जाओ। इसमें से आपको बहुत सारे और नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप हर एक पॉइंट के साथ क्लियर हो तो आपके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। सही बात है, पक्का? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट यूनिट फ्रॉम योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज यूनिट नंबर 6 एंड लास्ट बट येट रियली वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 6। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, कॉन्टिंजेंट की कहानी अलग है और क्वाजी की कहानी अलग है। बताएंगे मुझको व्हाट डू मीन बाय कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट जिसका परफॉर्मेंस डिपेंड कर रहा है किसी कोलैटरल इवेंट पे, और वो कोलैटरल इवेंट कैसा होगा? फ्यूचर अनसर्टन। क्या वो मेन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डिपेंड होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, इट इज इंडिपेंडेंट। सही कि गलत? तो व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? वापस एक बार, व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन, क्या बोलो? सम कोलैटरल इवेंट। वो होगा परफॉर्म, वो होगा मतलब क्या बोलेंगे उसको? कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। सही बात है, इस पे डिपेंड करेगा। कोई मुझको इसका एग्जांपल बताएगा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का? सही बात है, इंश्योरेंस। सही कि गलत? लेकिन कौन सा इंश्योरेंस? वर्दा जी, सारे इंश्योरेंस कि कुछ इंश्योरेंस? कुछ मतलब क्या? अमृता जी, कौन से इंश्योरेंस? ऑल इंश्योरेंस? फाइनल आंसर लॉक किया जाए। गलत हुआ तो? गलत हुआ तो पनिशमेंट? पनिशमेंट ये होगी कि सेल ऑफ गुड्स का पहले यूनिट आप रिवाइज करेंगे। वर्दा जी, दूसरा यूनिट आप रिवाइज करेंगे। श्योर हो तो आंसर चाहिए, इफ यू नॉट श्योर देन टेल मी नॉट श्योर। अमृता जी, गलत आंसर पे पेनल्टी बहुत तगड़ी है। सारे इंश्योरेंस की कुछ इंश्योरेंस। फोन अ फ्रेंड, मयूरा जी को फोन लगाएंगे। इस रूट की सारी लाइनें अस्त व्यस्त है, कृपया दोबारा कोशिश मत करिए।
हाँ जी भुवन, हाँ बेटा। अरे चिल्ला चिल्ला के सिखाया था मैंने तुमको, इसका मतलब ये अभी भी चिल्ला चिल्ला के सिखाऊंगा फिर भी वापस भूल जाएंगे। इंश्योरेंस सारे ओनली टर्म इंश्योरेंस, वाह क्या जवाब दिया बच्चे ने, नालायक। टर्म इंश्योरेंस, ऑल इंश्योरेंस। एक बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या फर्क है? लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या फर्क है? अच्छा, लाइफ में फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है और जनरल में होता है। जैसे कार इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा? जनरल में आएगा। और मेरे लाइफ का इंश्योरेंस लाइफ में आएगा। आर यू श्योर? एक्चुअली लाइफ अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में पूरा गड़बड़ होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करता है बताओ? ऑडिट करता है, इजंट इट? तो एक सीए मतलब क्या, दिमाग में क्या आता है भाई, ये क्या काम करता है? ऑडिट ही करता है। तो उसका नाम क्या होना चाहिए? चार्टर्ड ऑडिटर। नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अकाउंटिंग का काम नहीं करते वो। वैसे ही लाइफ अश्योरेंस होता है, वी आर अश्योरिंग यू टू पे अ सर्टेन सम एट द इवेंट ऑफ योर डेथ टू योर फैमिली। लाइफ अश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? वी आर इंश्योरिंग योर लॉस कॉज्ड बाय एनी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस। लेकिन नाम क्या है? जनरल। द न्यू इंडिया अश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? न्यू इंडिया अश्योरेंस ना। आपके पापा की गाड़ी या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस अगर होगा तो वो द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी से होगा। और अगर आपकी पॉलिसी है खुद की डेथ वाली पॉलिसी तो वो एलआईसी से होगा, लाइफ इंश्योरेंस। नाम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है? जो भी है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, आई गेस किसकी गाड़ी खराब हो गई थी? अच्छा, वर्धा जी गाड़ी आप चला रहे थे, अच्छा ठीक है। तो इमेजिन करते कि नेहा जी वर्धा जी की गाड़ी चला रही है, उन्होंने गाड़ी ठोक दिया। तो आप बताएंगे मुझको कि इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट नुकसान गाड़ी का रिकवर करने के लिए मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिले, इंश्योरेंस है तो मिलना चाहिए ना, इजंट इट? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आज अगर गाड़ी का नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि गाड़ी का नुकसान होने पे हम आपको पैसा पे करेंगे। सही कि गलत? अरे पक्का। इसको क्या बोलते बोलो? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस में सारे नहीं, ओनली जनरल। ये बातें कोई सिखाता नहीं है। थैंक यू बोलो, वेलकम। मतलब ये मेरी ड्यूटी है, काय के लिए थैंक यू बोल रहे हो आप? तो जनरल इंश्योरेंस, मेरी बात समझे? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है? तो अगर मान लेते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी कि नहीं देगी, ये डिपेंड करेगा किसी कोलैटरल इवेंट। कोलैटरल इवेंट कौन सा? गाड़ी का ठुकना, नुकसान होना। और वो इवेंट इस पे किसी प्रकार से डिपेंडेंट नहीं होगा। ये पूरा का पूरा कैसा होगा बोलो? इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। सही कि गलत? अच्छा, इंश्योरेंस इसलिए गाड़ी को ठोक दिया, ऐसा कभी होता है क्या? अरे जान जाने की रिस्क होती है भाई। तो इंश्योरेंस लिए गाड़ी को नहीं ठोकते हम लोग, वो पूरा इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो उसके होने पे या ना होने पे इसको परफॉर्म करना है कि नहीं करना ये डिपेंड करता है। सही बात है? अच्छा एक बात बताना, अगर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के होने पे डिपेंड कर रहा है तो वो एनफोर्सेबल कब होगा? वो घटना होने पे। अगर मान ले आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के ना होने पे डिपेंड कर रहा है तो वो घटना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के किसी टाइम पे होने पे डिपेंड कर रहा है तो वो घटना क्या होनी चाहिए बोलो? उस टाइम पे होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के ना होने पे डिपेंड कर रहा है इन सर्टन टाइम तो वो घटना नहीं होनी चाहिए इन दैट टाइम। सही बात है? और बताओ, अगर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है तो when two parallel lines will transverse with each other then I'll pay you 10,000 rupees. क्या ये पॉसिबल है? मराठी मीडियम के लिए, दोन समांतर रेषा एकमेकांना जेव्हा छेदतील तेव्हा मी तुम्हाला 10,000 रुपये देणार. आता मला सांगा हे कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म होऊ शकते काय? अरे दोन समांतर रेषा एकमेकांना कधीच छेदत नाहीत. अंग्रेज लोग भूल जाओ,
मराठी वाले बच्चे याद रखो बस, बात समझे। ये होता है क्या बोला आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके एसेंशियल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर ऑन एन इवेंट। द इवेंट इज कोलैटरल, isn't it? एंड क्या होगा? और तीसरा, it should not be the will. The event must not be at the will of the promiser, मतलब इवेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बात समझे। तो पहला हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, इवेंट मस्ट बी कोलैटरल एंड इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ऐसे बोल सकते हो। इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, सही बात है। तो ये होते हैं क्या बोलो, एसेंशियल्स फॉर द कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कहानी यहाँ पे खत्म। तो कॉन्टिंजेंट में बस 3 ही क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है मीनिंग, दूसरी आती है एनफोर्सिएबिलिटी, और तीसरा आता है उसके एसेंशियल्स, रूल्स रिगार्डिंग द एनफोर्सिएबिलिटी। भाई सही बात है, अरे पक्का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेकिन फिर भी, जो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नहीं ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जो लगता है कि नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, उसको क्या कहते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा होता है जिसके अंदर, कान खुले सबके, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 10 के कुछ इसेंशियल्स कम है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और पार्टीज के राइट सिमिलर टू एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। उसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कोई मुझको बताएगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? फाइंडर ऑफ गुड्स, और बस हो गया। हाँ जी, मनी पेड अंडर मिस्टेक, वेरी गुड। तो सेक्शन नंबर 10 बोलता है, सेक्शन 10 बोलता है वैलिड इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट विच रिजेंबल्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट विच इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। बताएंगे मुझको अगेन, व्हाट आर द केसेस विच आर डीम्ड टू बी ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन। फाइंडर ऑफ गुड्स, दूसरा फाइंड, इसका कोई नेमोनिक बत दिया था मैंने तुमको? चलो, फाइंडर ऑफ गुड, दूसरा मनी पेड अंडर मिस्टेक, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, नेक्स्ट वन क्लेम्स फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड और पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, और कुछ बस। तो ये होता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिमिलर टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लग सकते हैं। नंबर 1 फाइंडर ऑफ गुड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में सवाल बन सकता है। व्हाट इज फाइंडर ऑफ गुड्स? जैसे मान लो मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तो मेरा मोबाइल गिर गया तो आपको मिल गया, तो यू विल बी कॉल्ड एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स। व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ इन द केस? मोबाइल को बेच दोगे और डायरेक्ट गौतमी पाटिल नहीं तो क्या करोगे? यू विल कीप दैट इन योर सेफ कस्टडी। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आपकी कस्टडी में रखना। जैसे कि आपके खुद के, मतलब आपका खुद का मोबाइल होगा ना, वैसे रखो। लेकिन उसका पासकोड ये डिकोड करने की कोशिश करने का नहीं, खुद का समझो लेकिन खुद का है नहीं। किसी और की चीज अगर आपके पास होती है, उसको खुद की समझ के इस्तेमाल करने का, वो किसी और की होती है। अब चीज की बात कर रहा हूं मैं। कीप इट इन योरसेल्फ, कीप इट इन द सेफ कस्टडी, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, अब आप मुझको ढूंढने की कोशिश करोगे नहीं करोगे? You will try to find me, isn't it? और अगर मैं मिल गया तो क्या करोगे? मेरे को मोबाइल वापस करो, सर आपका मोबाइल ये रहा, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर फाइंडर ऑफ गुड्स। लेकिन अगर रीजनेबल सर्च के बाद भी मैं नहीं मिला तो, मतलब आपने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मैं नहीं मिला, गुमशुदा, अरे फोन की बात छोड़, कोई और वॉलेट, बटवा, मोबाइल, मोबाइल की बात मत कर, मैं कुछ चीज की बात कर रहा हूं। मान लो मैं रीजनेबल सर्च के बाद भी नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे? इस मोबाइल को बेच दो। बेचने के बाद पैसे आएंगे, उसका क्या करेंगे? क्या करेंगे पैसों का? अपने पास रखना, मुझको ढूंढने, हाँ
मुझको ढूंढने के लिए जो भी खर्चा आएगा ना उसको माइनस करना और फिर बचा हुआ पैसा मुझको वापस करना। लेकिन ये कब? जब मैं नहीं मिलूंगा तब। अगर मुझको ढूंढने का खर्चा 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड जितना होता है ना, फिर भी आपने गुड्स को बेच देना है, वेट नहीं करना है। बात समझे? हाँ। लेकिन अगर जो गुड्स आपको मिले वो पेरिशेबल होंगे तो मुझको ढूंढने की कोशिश करो 2 साल तक नहीं। अरे बेच दो, पेरिशेबल है, और मिले हुए पैसे अपने पास रखो। सेलिंग का खर्चा जो है माइनस करके अगर मान लो गुड्स नॉन पेरिशेबल है तो वेट करो, मुझको ढूंढो। पेरिशेबल है तो लगेज बेचना है। बात समझे? फाइंडर ऑफ गुड्स की कहानी क्लियर है? बहुत सारे भर भर के सवाल इसमें आते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है, फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज द सेम ड्यूटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ द बेली। कौन बेली? बेलमेन कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स इज डिलीवर्ड टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, तो उसने संभाल के रखना है ना। मैंने एग्जांपल नहीं दिया था क्या? मान लो आरती जी की ज्वेलरी है, उन्होंने मान लो वो सुनार को दे दिया, तो सुनार की बीवी उसको पहन करके घूमेगी क्या इधर उधर? यस बोल रहे नालायक, तू ये सुनार है क्या? अरे आरती जी भी उसी सेम फंक्शन में गई और उन्होंने देखा। मर्डर के अलावा आरती जी क्या और क्या क्या करेगी बताओ? उस दिन पे 2 मर्डर होंगे, एक सुनार का और सुनार की बीवी का। आरती जी बोल रही एक के मरने पे भी एक ही फांसी होती है, दो को मारने के बाद भी एक ही फांसी होती है, बेटर है दोनों को मार के फांसी पे लटक जाऊं। है कि नहीं बेटा? नहीं मारो तो अब छोड़ दोगी उसको एक के बदले? ए सिंधी हमेशा पैसों में मत तो इमोशंस को। ये देख, तू लड़कियों के कैरेक्टर को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ज्वेलरी बिलरी वो ढूंढ करके निकालती है ना, वो उसका डिजाइन वापस नहीं मिलता है, पता है तुमको? सच बोले झूठ बोलिया? ऐसा डिजाइन होता है वापस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, ऐसा डिजाइन ढूंढती है वो। तो कहां से लाएगा आने दूसरा डिजाइन? और दूसरा एक बार वो शीशा हो या दिल हो और ज्वेलरी हो, टूटने के बाद वापस वैसा नहीं जुड़ता जैसे पहले होता है। सही की गलत? थैंक यू। ए सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला ना? तो मेरे को बाद में मिल, तेरे को सब एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक? क्लास में वो बातें बोलने लायक नहीं होती, तो बाद में मिल भाई मुझको। फाइंडर ऑफ गुड्स की कहानी के लिए नालायक को फास्ट ट्रैक बैच के लिए थोड़ा ध्यान दो। फाइंडर ऑफ गुड्स, एनी डाउट सो फार? फाइंडर ऑफ गुड्स सारे पॉइंट क्लियर है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मनी पेड अंडर मिस्टेक। अगर मान लो ए ने बी को 5 लाख रुपए देने थे, गलती से उसने 10 लाख रुपए दे दिए, तो क्या 5 लाख वापस करने हैं? अरे यस। उसके बाद पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो बड़े साल से पेंडिंग था, और मेरा जो ओनर है वो कहीं बाहर गया वर्ल्ड टूर पे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की ट्रिप पे गया। अब वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला आ गए, उन्होंने नोटिस चिपका दिया कि अगर तुमने कल तक प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट नहीं करा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे घर को ताला लगाएंगे। अब मैं तो डर गया, तो मैंने क्या करा, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स का पेमेंट था ना वो मैंने क्या कर दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भर दिया। तो बताएंगे मैंने जो पेमेंट करा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, क्या मैंने अपने घर को बचाने के लिए, मतलब मेरा संसार जो है रोड पे ना आ जाए, इसलिए मैंने वो पेमेंट करा? तो मैं इंटरेस्टेड पर्सन हूं इन दिस पेमेंट, तो क्या ये पेमेंट मैं अपने लैंडलॉर्ड से रिकवर कर सकता हूं? लैंडलॉर्ड वापस है, लैंडलॉर्ड बोला मैंने तुमको थोड़ी ना बोला था पेमेंट करने के लिए, नहीं 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 मैं तुमको पैसा नहीं दिया, क्या वो ऐसा बोल सकता है? द आंसर इज नो। उसके बाद क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड, वो माइनर वाला याद रख लो, मतलब माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं वो क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो, लेकिन क्या वो लायबल होता है नेसेसरी सप्लाई के लिए? फिर भी वैलिड होता है। एंड लास्ट वन, बेनिफिट्स ऑफ अ नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट। कोई मुझको इसका एग्जांपल बता दे, लास्ट वन, नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट्स के बेनिफिट एंजॉय करें, कोई मुझको इसका एग्जांपल दे दे फटाफट, चलो टाइम नहीं मेरे पास। हाँ जी। सॉरी सॉरी, माइक पे बोलना थोड़ा। अरे सुनाई नहीं देता है मुझको, उम्र के हिसाब से थोड़े कान ये वो खराब हो गए भाई। अभी 2 पार्टीज हैं, उसको अभी ए और बी। अभी कोर्ट ने ए को बोला कि तुझे बी को पे करना है, डिफ़ॉल्ट है, ए डिफ़ॉल्ट पार्टी है स्टार्टिंग में। फिर बाद में पता चला कि ए एग्री पार्टी नहीं है, तो बी को जो उसने बेनिफिट्स रिसीव किए कंपेंसेशन वो वापस ए को रिटर्न करना पड़ेगा।
तो बोल, मैं सुन रहा हूँ। जो बेनिफिट रिसीव की गई, जो उसको खुद की मर्जी से नहीं की उसने, कोर्ट के ऑर्डर से, उसको फिर बी को वापस ए को रिटर्न करना पड़ेगा। हो गया? एक छोटा वाला एग्जांपल दे दूं मैं। जैसे मान लो अगर एक ए पर्सन है जिसने एक पिज्जा ऑर्डर करा, डिलीवरी बॉय आ गया, उसने किसी और विंग में जाकर के सेम फ्लैट नंबर में पिज्जा सप्लाई कर दिया, उसने खा लिया। बोल रहे वाह भगवान कितना दयालु है मेरे ऊपर, बिना मांगे पिज्जा दे दिया, भगवान का प्रसाद है, खा लिया। वेदर इज लायबल टू पे और नॉट? अरे बेनिफिट्स ऑफ अ रिसीव्ड ऑफ अ नॉन ग्रेटिवस एक्ट ना, सही की गलत? नॉन ग्रेटिवस है। व्हाट इज नॉन ग्रेटिवस? पैसों के लिए। वो पिज्जा डिलीवरी बॉय क्या आज गणेशोत्सव इसलिए सबको पिज्जा फ्री में बांट रहा है क्या? अरे पैसों के लिए कर रहा है वो, नॉन ग्रेटिवस एक्ट। उसके बेनिफिट तुम एंजॉय कर रहे हो तो यू आर लायबल टू पे, भले ही तुम्हारे ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ था। सही की गलत? मान लो रिक्शा वाला जा रहा है ऐसे, ओके, तुमने रिक्शा वाला रोक दिया, रुको 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 रुको, और तुम रिक्शा में चढ़ गए, तुमने बोला मेरे को उधर छोड़ दो, राजारामपुरी शाहपुरी में छोड़ दो, छोड़ दिया, वापस उतर के निकल रहे हो, बोले इधर आओ इधर आओ, पैसा कौन देगा? मेरे को पैसा खाएगा, मेरे को लगा तुम ऐसे रिक्शा लेके घूम रहे हो, तो मैं बैठ गया। रिक्शा वाला फोकट में नहीं, नॉन ग्रेटिवस एक्ट है उसका, ग्रेटिटुवस नहीं है, नॉन ग्रेटिवस है। बात समझे? कुछ पैसों के लिए काम कर रहा है, तो इफ यू आर रिसीविंग दैट बेनिफिट देन यू हैव टू पे फॉर इट। बात समझे? ठीक है। अब इसका एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, इंटरेस्टेड पर्सन फाइंड्स इट नेसेसिटी टू एंजॉय द मनी पेड अंडर द मिस्टेक। तो ये निमोनिक बस आप लिख देना। किसके लिए बोलो? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इंटरेस्टेड पर्सन finds it necessity to enjoy the money paid under mistake. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इंटरेस्टेड पर्सन मतलब पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन, फाइंड्स मतलब फाइंडर ऑफ गुड्स, नेसेसिटी मतलब सप्लाई ऑफ द नेसेसिटीज, एंजॉयिंग मतलब पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिवस एक्ट, मनी पेड अंडर द मिस्टेक। हो गया, सही बात है। चलिए, तो यहाँ पे खत्म हुआ आपका, क्या बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, तो स्टेट ब्रीफली द लॉ रिलेटिंग टू द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पूरी रिवीजन हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन मैंने टेकअप करा हुआ है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के लॉ बताने आपको, प्रोविजन बताने, तो बेसिकली आप पहले क्या लिखेंगे? मीनिंग लिखेंगे, isn't it? व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? सही बात है। एंड देन क्या लिखेंगे आप लोग? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो deemed as a quasi contract, जो अभी हमने यहाँ पे देखे हुए हैं। Interested person find necessary to enjoy the money paid under the mistake. Okay, you can also write down the examples for it on your own. जरूरी नहीं कि आपको सारे एग्जाम्पल मटेरियल से ही छापने हैं। हाँ, और मैंने आपको बताया था कि if you remember the examples from the book and quote it as it is, then आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, बिकॉज सजेशंस के अंदर वही एग्जाम्पल होंगे। तो ट्राई टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स गिवन इन योर मटेरियल, और अपने बुक के अंदर तो स्टडी मटेरियल के सारे एग्जांपल्स कवर्ड है, तो मेक श्योर करना है कि आप एग्जांपल्स को याद रखने की कोशिश तो कर रहे हो। नहीं हो रहा तो ठीक है, अपने हिसाब से लिखो, सही बात है। तो ये होता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद यस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू सच कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स माने रूल्स फॉर एनफोर्सिएबिलिटी। व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट of which performance is depending upon happening or non-happening of some future uncertain event. That event must be collateral, और collateral event कैसा होगा? Independent होगा। अब रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी क्या होगा? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है कुछ होने पे तो होना चाहिए, नहीं होने पे डिपेंड कर नहीं होना चाहिए, होने पे किसी टाइम पे तो होना चाहिए, उस टाइम पे होना चाहिए, नहीं होना डिपेंड कर रहा है कुछ टाइम पे तो नहीं होना चाहिए उसमें, और इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करेंगे। सही की गलत? कुछ लोगों को समझ ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ।
Next one. X found a wallet in the restaurant. He inquired of all the customers present there, but the true owner could not be found. He handed over the same to the manager of the restaurant to keep till the true owner is found. After a week, he went back to the restaurant to inquire about the wallet. The manager refused to return it back to X, saying that it did not belong to him. In the light of Indian Contract Act, can X recover it from the manager? The answer is yes. उसने मैनेजर को दिया है, वो रखने के लिए दिया है. He is the finder of goods, then he can get back the goods. सही बात है. तो यहाँ पे कहते हैं सारे क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सारा रिवीजन. चलो जाते जाते हैं ना थोड़े से एग्जाम के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारी तैयारी उस लिहाज से हुई है कि नहीं हुई है. चलो है ना कुछ 10-15 मिनट. वैसे जल्दी हो गया आज, आप बहुत होशियार हो. चलो लेटेस्ट जून 2023 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपके सामने ये रहा. डिस्कस किया ये? अब तो सारा सिलेबस पे डिस्कस हुआ है, रिवीजन ही तो कर रहे हैं. हाँ. Radha invited her 10 close friends to celebrate her 25th birthday party on 1st January 23 at 7:30 p.m. at a well-known hi-fi restaurant at Tonk Road, Jaipur. All invited friends accepted the invitation and promised to attend the party. इसका और अपनी डीजे पार्टी को कोई संबंध नहीं, ठीक है? ऐसे बोलेंगे सर आप भी ऐसा ही करेंगे. On the request of the hotel manager, Radha deposited 5,000 as a non-refundable security for the said party. On the scheduled date and time, 3 among 10 invited friends did not turn up for the birthday party and did not convey any prior communication to her. Radha, enraged with their behavior of 3 friends, wanted to sue them for the loss incurred in the said party. Advice as per the Contract Act कि क्या वो केस फाइल कर सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज ये सोशल इन्विटेशन है, तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है. सही बात है, वेरी गुड. कितने मार्क का है? 4 मार्क. वेरी गुड. चलो कंपनी का भी हो गया ना अपना, तो कंपनी का डिस्कस करें. ABC Limited has allotted equity shares with the voting rights to XYZ worth rupees 15 crores and convertible preference shares worth rupees 10 crore during the financial year 22-23. After the total share capital of company is 100 crores. Comment on whether XYZ Limited would be called as an associate company as per the provision and define the associate company. ABC Limited ने XYZ को 15 करोड़ रुपए के शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर 10 करोड़ के इशू करे. टोटल कैपिटल आ रहा है कंपनी का 100 करोड़. तो बताएंगे मुझको क्या यहाँ पे एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी? How many of you say yes? Please raise your hands. Yes sir, associate है. How many of you say no? No, 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 no. No, no वाले. अरे कोई भी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं भैया? क्यों? वोटिंग पावर होनी चाहिए. और वोटिंग पावर किसको मिलता है? बस इक्विटी शेयर्स को. हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स को भी मिलते हैं, लेकिन कुछ रेयर केस में. तो वो नॉर्मल वोटिंग में नहीं आते हैं. और यहाँ पे अपना शेयर कैपिटल नहीं, यहाँ पे क्या है? हाँ, एक बात याद रखना, जहां पे वर्ड शेयर कैपिटल आता है, होल्डिंग दैट मच ऑफ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल इंक्लूड्स इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ. बट जहां पे बात निकलती है वोटिंग पावर, तो वो बस किसकी होगी? इक्विटी शेयर्स की होगी. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितने के? 15 करोड़ के. टोटल कितना है? 100 करोड़. तो ये एसोसिएट कंपनी मानी नहीं जाएगी. तो ये ऊपर हो गए 4 और 4 8 मार्क हो गए. देखो लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है. हाँ जी. As per the general rule, stranger to the contract cannot file suit in case of a breach of contract. Comment and explain with the exception of this rule. Exception बताओ. Stranger can file case in case of a trust, marriage, in case of a family settlement, in case of a agency, assignment of contract. Very good. 7 हो गए. 4 4 8 और 7 15. 15 मार्क का आपने आंसर कर दिया. वेरी गुड. हाँ, Mr. A, the employer induced his employees Mr. B to sell his 1-room flat to him at less than market value
to secure the promotion. Mr. B sold the flat to A. Later on, B changed his mind and decided to sue A. Examine the validity of the contract. क्या ये voidable contract है? Undue influence हुआ है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? 2 मार्क का क्वेश्चन है. 8 17 हो गया ना? 4 4 8 7 15 और 2 17. Mr. S promises Mr. M to paint a family picture for 20,000 and assures to complete his assignment by 15th of March. Unfortunately, S died in the road accident on 1st of March and his assignment remains undone. Can Mr. M bind the LR of the Mr. S for the promise made by S? Suppose S had promised to deliver the same photographs to M on 15th of March against a payment of 20,000, but he dies before the day. Will representative will bound to deliver photographs in this situation? सीन क्या हुआ है? पहला क्या है? 15 मार्च को 20,000 रुपए के लिए पेंटिंग देने का वादा करा था. 1 मार्च को वो मर गया, तो क्या LR विल बी लाइबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? नो. दूसरा क्वेश्चन क्या है? सपोज S had promised to deliver the same photograph on 15th of March. Sorry, some photograph बोला क्या बोला कि हाँ some photograph against the payment of 10,000, but he dies before the day. क्या legal representative bound to deliver the photographs in the situation? आंसर इज जो फोटोग्राफ उसके पास है वो देने के लिए वो लायबल है. कितने हो गए? 17 और 4 21. Explain the concept of corporate will. Briefly state the circumstances when the corporate will can be lifted. Corporate will क्या होता है? कंपनी सेपरेट, मेंबर्स आर सेपरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी, सालोमन वर्सेस सालोमन. एक्सप्लेन करो. उसके बाद वो केसेस बताना जहां पे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो सकता है. तो पहला केस कौन सा था बोलो? To determine the character of the company. दूसरा, to save from the taxes. तीसरा, to avoid the legal obligations. Then to conduct the improper, yeah, to do improper act, isn't it? Or to form the subsidiary company as an agent to perform the activity, whatever activity, isn't it? तो उसके सारे केस स्टडी भी याद है आपको? गुड. कितने हो गए? 19 हो गया था ना? 21 और ये 6 27. Distinguish between void contract and voidable contract. What is void contract? Contract which ceases to be enforceable becomes void when it ceases to be enforceable. What is voidable? The contract is voidable at the option of one or more party, but not at the option of other or others. फिर उसके बाद void contract के example लिखो, voidable लिखो, voidable के आगे effect लिखो कि contract cancel कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. कितने हो गए? 5. कितने हो गए थे? 26 27 हो गए थे ना? 27 और 5 32. ABC Private Limited is registered company under the Companies Act 2013 with a paid up capital of 35 lakhs and turnover 2.5 crores. Whether ABC Private Limited can avail the status of small company as per the provision of permanent. Discuss the meaning of small company. What is small company? आज के तारीख पे 4 करोड़ और 40 करोड़. तो पेड अप शेयर कितना है? 35 लाख. तो 4 करोड़ से कम है. और टर्नओवर कितना है? 2.5 करोड़. कितना है? 40 करोड़ से कम है. तो क्या स्मॉल कंपनी है? कितने हो गए? 32 और 3 35. खत्म. तो अब तक हमने बस कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करा है. 60 मार्क में से 35 मार्क ये 2 एक्ट लेके के चलते हैं, तो लगभग 50% से ज्यादा. एंड यू कंग्रेचुलेशंस, यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. तो ना अभी कुछ भी हो जाए 35 मार्क तो अपने. बाकी आगे रिवीजन करेंगे तो और बातें निखर करके आएगी. और रिवीजन करोगे, क्वेश्चन आंसर पैटर्न में रिवीजन करोगे घर पे, तो 100% आपको आउट ऑफ 60 50 प्लस मिलेंगे. बस आपके राइटिंग पे फोकस रखना है अभी आपको. सही बात है. चलिए, थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल. हाँ बेटा, कल का टाइमिंग बताता हूँ ना मैं तुमको. कल रिवीजन का कुछ बोला है क्या अकाउंट्स के वगैरह?